गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 10 के माध्यम से हम ये जानेंगे कि संकुल यौगिकों का नाम के आधार पर सूत्रीकरण अर्थात सूत्र कैसे लिखा जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षा में भी आ सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है 2015 का पेपर। 2015 के पेपर में 1 नंबर का प्रश्न इस टाइप का पूछा गया था कि संकुल यौगिक का नाम दिया था और सूत्र पूछा था। तो कई स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम में इस टाइप की गलती करके जाते हैं। वो केवल सूत्र के आधार पर नामकरण कैसे करते हैं उसके नियम पढ़ जाते हैं, लेकिन जब नाम दिया हो तो नाम के आधार पर सूत्रीकरण कैसे करते हैं इसके नियम को वो नहीं पढ़ के जाते। और ऐसा ही 2015 में हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अपने बात करते हैं आज संकुल यौगिक का नाम के आधार पर सूत्रीकरण कैसे करें। इसके लिए कुछ नियम है, तो उन नियमों को आप क्रमबद्ध तरीके से अपनी रफ नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहां आपको नियम बताऊंगा तो आप वैसे वैसे रफ नोटबुक पर वो नियम नोट कर सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर सकते हैं या वीडियो को वापस रिप्ले करके भी उन नियमों को उतार सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। पहला नियम है कि जब भी किसी संकुल यौगिक का नाम दिया हो तो उस नाम को आपने 2 भागों में विभक्त करना है, एक धनात्मक भाग में और एक ऋणात्मक भाग में। जैसे ये आपको यहां पर नाम दिखाई दे रहा है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड, और दूसरा ये डाईएमीन डाईक्लोरोप्लेटिनम फोर्थ क्लोराइड। तो यहां पर मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं पहले नियम को एक्सप्लेन करने के लिए। पहला नियम है संकुल यौगिक के नाम को 2 भागों में विभक्त करना है। अब विभक्त कैसे करें? तो जब संकुल यौगिक का नाम स्टार्ट हो रहा हो धातु से, वो भाग वहां धनात्मक भाग होगा, और खत्म हो रहा हो धातु के ऑक्सीकरण अंक पे, तो वो वहां तक बचा हुआ भाग ऋणात्मक भाग होगा। स्टूडेंट्स देखिए, इस एग्जांपल में नाम स्टार्ट किससे हो रहा है? पोटेशियम से। तो जब नाम लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम से, फेरिक से, मरकरी से, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, इनसे स्टार्ट हो रहा हो, जब नाम संकुल यौगिक का किसी धातु से स्टार्ट हो रहा हो, तो वो भाग वहां धनात्मक भाग होगा। और नाम खत्म किस पे हो रहा है? नाम खत्म हो रहा है धातु के ऑक्सीकरण अंक पर, तो वहां ये जो बचा हुआ भाग है वो वहां ऋणात्मक होगा। और अपने जानते हैं कि पोटेशियम क्या होता है? ये पोटेशियम एक प्रतिआयन होता है। इसका मतलब ये जो यहां प्रतिआयन मिला है ये सरल आयन है, और टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट सेकेंड वाला ये भाग यहां पर संकुल ऋणायन का है। तो स्टूडेंट, अपने को इस नाम में 2 भाग मिल चुके हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें चलते हैं। कई बार संकुल यौगिक का नाम ऐसा भी दिखता है अपने को कि नाम स्टार्ट किससे हो रहा है? लीगेंड से। जैसे यहां नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? डाईएमीन, एमीन से शुरू हो रहा है, धातु से शुरू नहीं हो रहा। और खत्म किस पे हो रहा है? धातु के ऑक्सीकरण अंक के बाद किसी प्रति आयन, सरल आयन पर, सरल ऋणायन पर खत्म हो रहा है। तो स्टूडेंट, जब किसी संकुल यौगिक का नाम स्टार्ट हो रहा हो सीधा लीगेंड से और खत्म हो रहा हो प्रति आयन पर, तो जो प्रति आयन वाला भाग होगा वो वहां पर सरल ऋणायन का होगा। किसका होगा? सरल ऋणायन का। इसका मतलब ये जो बचा भाग है ये भाग यहां पर पॉजिटिव होगा, और इसे क्या बोलेंगे अपने? संकुल धनायन। इसे क्या बोलेंगे? संकुल धनायन। तो पहला नियम यह है कि संकुल यौगिक के नाम को 2 भागों में विभक्त करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में। अब दूसरे नियम पे चलते हैं। दूसरा नियम जो है वो है सरल जो आयन है, जैसे ये सरल ऋणायन और ये सरल धनायन। तो जो सरल आयन होते हैं उन सरल आयनों का सूत्र या प्रतीक जो है उनकी संयोजकता या उन पर लगे आवेश सहित पहले लिख लेते हैं। दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट, दूसरा जो नियम है कि जो संकुल आयन नहीं है, मतलब प्रति आयन है, सरल आयन है, वो सरल आयन चाहे सरल धनायन है चाहे सरल ऋणायन है, सबसे पहले आपने उनका प्रतीक लिखना है, उन पर लगे आवेश या उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सहित। जैसे पोटेशियम, तो पोटेशियम का प्रतीक अपने जानते हैं क्या होता है? के। और के पर आवेश, किसी भी यौगिक में पोटेशियम
का ऑक्सीकरण, पोटेशियम के यौगिक में पोटेशियम का ऑक्सीकरण क्या होगा, +1। तो पोटेशियम पर ऑक्सीकरण क्या होता है, +1। तो उसकी संयोजकता सहित मैंने इसका प्रतीक लिख दिया। अब इस संकुल यौगिक में सरल ऋणायन कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका यहां अपने प्रतीक लिखे, उस पर आवेश सहित, वो लिख दिया Cl नेगेटिव। दूसरा नियम ये है कि जो सरल आयन होते हैं उनका प्रतीक पहले लिखते हैं, उन पर लगे आवेश सहित। अब तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा जो नियम है वो ये है कि संकुल जो आयन है, चाहे वो संकुल ऋणायन है चाहे संकुल धनायन है, जब उनका सूत्र लिखना है तो उसमें सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखना है। सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखना है, फिर धातु की जो ऑक्सीकरण अवस्था दी होती है वो धातु पर आवेश लिखना है, उसी का धातु पर आवेश लिखना है। उसके बाद लिगेंडों के सूत्र लिखने हैं और लिगेंडों के आवेश सहित वो सूत्र लिख देने हैं। ठीक है। और यदि लिगेंड एक से अधिक प्रकार के उपस्थित हैं तो पहले धनात्मक लिगेंड का सूत्र लिखेंगे, फिर उदासीन का और अंत में ऋणायन का। जैसे इस संकुल ऋणायन का मुझे सूत्र लिखना है तो देखिए इसमें सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखेंगे, जिंकेट यानी जिंक। तो धातु का यहां मैंने क्या लिख दिया, प्रतीक लिख दिया। और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिख रही है, सेकंड यानी 2 +2, ये मैंने उसके ऊपर लिख दिया। जिंक का प्रतीक उसकी संयोजकता सहित लिख दिया। उसके बाद देखो हाइड्रोक्सो कितने हैं, 4, और हाइड्रोक्सो यानी OH नेगेटिव लिगेंड होता है और उसकी संख्या यहां पर कितनी है, 4। तो मैंने होल 4 कर दिया यहां। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं इस संकुल धनायन में। इस संकुल धनायन में आपको सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखना है। धातु यहां पर कौन सा है, प्लेटिनम। तो मैंने उसका प्रतीक लिख दिया Pt। क्या लिखा, Pt। और उसका ऑक्सीकरण क्या दिख रहा है यहां पर, यानी ऑक्सीकरण अवस्था यहां पर 4 दी हुई है तो ऑक्सीकरण लिख देंगे +4। उसके बाद इसमें 2 प्रकार के लिगेंड है, एक है एमीन और एक है क्लोरो। तो एमीन उदासीन है, क्लोरो ऋणात्मक है, 2 भिन्न प्रकार के लिगेंड है। तो पहले किसका आएगा, जब उदासीन और ऋणात्मक हो तो पहले उदासीन का फिर ऋणात्मक का, और यदि धनात्मक उदासीन और ऋणात्मक तीनों हो तो पहले धनात्मक का फिर उदासीन का और अंत में ऋणात्मक का। तो यहां आएगा पहले उदासीन का फिर ऋणात्मक का जो सूत्र है। तो पहले अपने लिखते हैं एमीन का, एमीन यानी NH3 और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो होल 2 कर दिया। और ऐसे क्लोरो यानी Cl, इसकी संख्या यहां पर कितनी है, 2, और Cl पे कौन सा आवेश होता है, -1 होता है, और NH3 जो है वो उदासीन लिगेंड है। अच्छा, ये हो गया स्टूडेंट तीसरा नियम। अब चौथे नियम पे चलते हैं। चौथा नियम ये है कि अब ये जो संकुल धनायन या संकुल ऋणायन का आपने जो सूत्र लिखा है इसको एक वर्गाकार कोष्टक में बंद करना है, यानी बड़े ब्रैकेट में। ये एक बड़े ब्रैकेट में बंद करना है सूत्र को, संकुल धनायन या संकुल ऋणायन के सूत्र को। और उस समन्वय मंडल पर आवेश की गणना जो है वो धातु आयन और लिगेंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग से करनी है। यानी यहां पर कितना आवेश निकल कर आएगा उसकी गणना धातु आयन और लिगेंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग से करनी है। जैसे यहां पर प्लस का 2 है और माइनस के कितने हैं, 4, माइनस के 4, माइनस का 1 × 4 माइनस के 4 और प्लस का 2, आवेशों का बीजगणितीय योग यहां क्या निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। यानी ये जो संकुल है इस पर -2 आवेश है। ठीक इसी प्रकार इस समन्वय मंडल पर आवेश की गणना करें तो यहां प्लेटिनम पर +4 है, ये उदासीन लिगेंड है, और Cl यहां पर जो है उस पर -1 और इसकी संख्या कितनी है, 2, तो -2 और +4, तो आवेशों का बीजगणितीय योग यहां पर क्या निकल के आएगा, +2। यानी इस संकुल धनायन पर +2 आवेश निकल कर आया है। तो चौथा नियम स्टूडेंट्स ये है कि अपने को संकुल का सूत्र लिखते हैं उसको एक वर्गाकार कोष्टक में बंद कर देते हैं जिसे समन्वय मंडल कहते हैं, और उस समन्वय मंडल पर आवेश की गणना करते हैं, उसमें उपस्थित धातु आयन और लिगेंडों के आवेशों के बीजगणितीय योग से। ठीक है। अब जो लास्ट नियम है वो ये है कि प्रति आयन की संयोजकता और समन्वय मंडल पर लगे आवेश यानी समन्वय मंडल की संयोजकता को आपस में उचित गुणांक से यानी तिरछा गुणा करके उनकी संयोजकता को बराबर कर लेना है। जैसे यहां पर पोटेशियम की संयोजकता +1 है तो उसको 1 लिख लिया मैंने,
और यहां इस समन्वय मंडल पर आवेश -2 है तो उसको मैंने 2 लिख दिया, यानी ये तो कुल -2 आवेश है, इस पर +1 है, तो यहां पर आवेश बराबर नहीं है। तो संकुल जो यौगिक है उसको उदासीन करना है, उसके लिए प्रति आयन और समन्वय मंडल पर लगे आवेशों को उचित गुणांकों से गुणा करके उनकी जो आवेशों की संख्या है उनको बराबर करना है। यहां ये +1 और ये है -2, तो एक बार इसको मैंने 1 लिख लिया संयोजकता और इसको 2 लिख लिया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो इसका मतलब पोटेशियम जो आयन है वो संख्या में कितने हो जाएंगे 2, और ये संकुल आयन संख्या में कितना रहेगा 1। जब ये 1 और पोटेशियम आयन 2 है तो पोटेशियम आयन को अपने ऐसे 2 लिखेंगे, 2 पोटेशियम आयन और एक क्या है ZnOH की होल फॉर 2 नेगेटिव। तो ये 2 प्लस का है 2 माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब पोटेशियम की संख्या क्या लिख देंगे K2, ऐसे लिख देंगे। तो अब ये यौगिक का अपने को सूत्र प्राप्त हो चुका है, अर्थात पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड का। देखिए स्टूडेंट, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट सेकंड, तो नाम के आधार पर सूत्र बनाना बहुत इजी होता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले अपने को धातु की ऑक्सीकरण अवस्था दी होती है जो कि निकालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब इसमें बात करते हैं, इस संकुल धनायन पर आवेश कितना है 2 पॉजिटिव है और प्रतिआयन पर 1 नेगेटिव है, तो इनकी संयोजकता को तिरछा गुणा कर लें। ये जो संकुल धनायन है इसकी संयोजकता 2 और प्रतिआयन की संयोजकता 1, तो तिरछा गुणा करें, यानी क्लोराइड की संख्या को 2 से गुणा कर दें और इस समन्वय मंडल यानी संकुल धनायन को 1 से गुणा कर दें। तो यहां अपने इस यौगिक का सूत्र इस प्रकार से लिख सकते हैं, PtNH3 की होल 2 पॉजिटिव और 2 Cl नेगेटिव। तो ये 2 प्लस के हैं 2 माइनस के हैं, ये आवेश तो कैंसिल हो जाएंगे जब इनको जोड़ेंगे। अब Cl को क्या 2Cl को क्या लिख देंगे Cl2। तो अपने पास ये जो सूत्र प्राप्त हो रहा है ये है डाई एमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम यहां जो सूत्र है वो दोबारा लिख देता हूं मैं, PtNH3 की होल 2 Cl2 हो के बाहर Cl2। तो ये जो अपने को सूत्र मिल रहा है स्टूडेंट, ये है डाई एमीन डाई क्लोरोप्लेटिनम 4th क्लोराइड का। तो स्टूडेंट आपने इनकी संयोजकता को तिरछा गुणा करके, यानी जब आप सूत्र बना लोगे प्रति आयन का और संकुल आयन का, तो उसके बाद आपने उनकी संयोजकता को तिरछा गुणा करके उस यौगिक को उदासीन करना है, फिर वो सूत्र अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 नियम आप ध्यान रखिए। अब 1-2 उदाहरण और लेता हूं यहां मैं, जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर 9 में एक संकुल यौगिक लिया था जिसका सूत्र ये लिखा था मैंने Fe4 FeCN6 होल 3। तो इसके नाम को लेकर कई स्टूडेंट्स ये कह रहे थे सर इसमें होल 3 कैसे आया है, या यहां Fe के नीचे 4 का मतलब क्या है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही। तो इस पर मैं आपको बता देता हूं। वैसे इसका सूत्र यहां से मिटाता हूं, पहले ये सूत्र कैसे बना है ये भी आपको बता दूंगा। तो इसका नाम लिखता हूं पहले मैं, फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। देखिए स्टूडेंट यहां पर मैंने एक नाम लिख दिया फेरिक हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड, और मुझे इस संकुल का सूत्र बनाना है, इस संकुल यौगिक का सूत्र बनाना है। तो नाम किससे स्टार्ट हो रहा है फेरिक से, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है और ये पार्ट नेगेटिव है। जैसे कि पहला नियम आपको बताया मैंने कि संकुल यौगिक के नाम को 2 भागों में तोड़ लेना है, धनात्मक और ऋणात्मक में, ये तोड़ लिया। अब सबसे पहले जो प्रति आयन सरल आयन होते हैं उनका सूत्र या उनका प्रतीक जो है वो उन पर लगे आवेश या उनकी संयोजकता सही दर्शाते हैं। तो फेरिक यानी Fe3 पॉजिटिव, ये फेरिक है, ये यहां पर मैंने प्रति आयन का सूत्र लिख दिया। उसके बाद संकुल जो ऋणायन है उसमें उसका सूत्र लिखना है, तो पहले धातु का प्रतीक लिखेंगे, फिर धातु पर जो उसका आवेश है वो दर्शाएंगे, वो उसके ऑक्सीकरण अवस्था से पता लग ही जाएगा अपने को, क्योंकि ऑक्सीकरण अवस्था नाम में दी होती है। उसके बाद लिगेंड के सूत्र लिखते हैं, फिर उनको वर्गाकार कोष्ठक में बंद करते हैं, फिर उसके बाद आवेशों की बीजगणितीय योग से समन्वय मंडल पर लगे आवेश की गणना कर लेते हैं। उसके बाद समन्वय मंडल पर आवेश और प्रतिआयन पर आवेश को जो है यानी उनकी संयोजकता को तिरछा गुणा करके यौगिक को उदासीन कर लेते हैं।
तो अब यहां ये जो ऋणायन है हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, इसका जब अपने सूत्र लिखें तो सबसे पहले धातु का प्रतीक लिखेंगे फेरेट यानी Fe, और इसका ऑक्सीकरण अंक +2, और फिर साइनो कितनी है 6, और साइनो यानी Cn नेगेटिव, और इसकी संख्या कितनी है 6, तो होल 6 कर दिया। अब इसको एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर दिया जिसे अपने समन्वय मंडल कहते हैं। अब इस समन्वय मंडल पर आवेश की गणना करें तो यहां देखिए स्टूडेंट, Fe पर प्लस का 2 आवेश है और Cn पर -1, लेकिन -1 जो है उसकी संख्या कितनी है 6, तो माइनस का 6 प्लस का 2 यानी माइनस का 4 बचेगा। तो अब अपने पास ये जो दो भाग हैं धनात्मक और ऋणात्मक, इनमें देखिए इनकी संयोजकता, Fe की संयोजकता 3 और इसकी संयोजकता 4 है। तो अब अपने क्या करें, इनके आवेश को बराबर करने के लिए तिरछा गुणा कर दे, यानी Fe3 पॉजिटिव कितने हो जाएंगे संख्या में 4, और ये संकुल आयन संख्या में कितने हो जाएंगे 3। देखिए 4Fe3 पॉजिटिव और Fe ये यहां से +2 और माइनस के 6 कटे तभी तो यहां से -4 आया, तो FeCN6 4 नेगेटिव, ये कितने हो जाएंगे स्टूडेंट यहां संख्या में 3। ठीक है, अब Fe जो है फेरिक आयन 4 जुड़ेंगे और ये 3 संकुल जुड़ेंगे, क्योंकि यहां पर कुल हो गया -12 और ये +12, तो ये आवेश तो कैंसिल हो गए, +12 और -12। अब यहां Fe की संख्या इसके पैरों में आ जाएगी और इसकी ये संख्या इसके पैरों में आ जाएगी, तो इसको पास लाके ऐसे लिख देंगे FeCN6 होल 3। तो इस प्रकार ये जो सूत्र है वो किसका है, फेरिक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का। अब एक अन्य उदाहरण और ले रहा हूं स्टूडेंट में, यहां ट्रेस एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन, ये यहां पर मैंने एक संकुल यौगिक का सूत्र लिखा और मुझे नाम लिखा, और इसका मुझे यहां पर सूत्र लिखना है। ट्रेस एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन का मुझे सूत्र लिखना है। तो अब देखिए नाम शुरू हो रहा है लिगेंड से और खत्म हो रहा है आयन पर, यानी धातु के ऑक्सीकरण के बाद कोई प्रतिआयन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब खुद अपने आप में ये एक समन्वय मंडल संकुल आयन है, यानी इस संकुल यौगिक के नाम में कोई प्रतिआयन उपस्थित नहीं है, ये संकुल यौगिक एक संकुल आयन है। ठीक है, इसमें प्रतिआयन कोई उपस्थित नहीं है। अब वो प्रतिआयन ये संकुल आयन धनायन है या ऋणायन है, ये अपने पता लगाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने किसका प्रतीक लिखेंगे, कोबाल्ट का। ये लो कोबाल्ट का प्रतीक लिख दिया मैंने, और कोबाल्ट का ऑक्सीकरण यहां पर कितना दिया हुआ है 3, तो इसके ऊपर लगा दिया 3। अब बात करें लीगेंड की, तो लीगेंड यहां पर है एथेन 1,2-डाइएमीन, एथेन 1,2-डाइएमीन यानी एथिलीन, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिखते हैं EN, और इसकी संख्या 3 के लिए ट्रिस लगाते हैं क्योंकि इसके नाम के बीच में ही डाई आ रहा है इसलिए। तो जो जिन लिगेंडों के नाम के बीच में डाई, ट्राई, टेट्रा आदि ऐसे शब्द आते हैं उनकी संख्या 2 के लिए डाई न लगाकर बिस लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई न लगाकर ट्रिस लगाते हैं। तो यहां ट्रिस लगाया तो इसका मतलब इसकी संख्या कितनी है 3, और ये एक उदासीन लिगेंड है। EN जो है द्वितंतुर लिगेंड है और उदासीन लिगेंड होता है, ये इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, अब चूंकि मैंने इस संकुल आयन का सूत्र लिख दिया और फिर इसको एक वर्गाकार कोष्ठक में बंद कर दिया, उसके बाद इस समन्वय मंडल पर आवेश की गणना करनी है, तो प्लस का 3 है और ये 0 है, प्लस का 3 प्लस 0, तो यहां आवेशों का बीजगणितीय योग क्या आ जाएगा प्लस का 3। तो अर्थात इस नाम वाले यौगिक का ये सूत्र प्राप्त हो चुका है, इसका नाम है ट्रिस एथिलीन डाइएमीन या एथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3rd आयन। तो स्टूडेंट्स, मेरी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और कोई आपको डाउट हो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न समझ ना आया हो या आपके मन में कोई शंका हो, आप कोई मेरे से प्रश्न पूछना चाहते हो तो वो प्रश्न आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। और मेरी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली
वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। थैंक यू।